नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 13 सितंबर 13 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन को शेयर कर दें और सेशन को लाइक कर दें। और इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की दोस्तों जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और इसी के साथ साथ कोशिश करिए डेली करंट अफेयर की क्लास को रेगुलर फॉलो करने का और अपना नोट्स बनाने का। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में पक्षी जैसे डायनासोर के जीवाश्म की खोज की गई है। अभी हाल ही में पक्षी जैसा दिखने वाला डायनासोर था जिसके जीवाश्म की खोज अभी हाल ही में किया गया है। किस देश में किया गया है, ऑप्शंस आपके सामने है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आप सब लोग, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। तो जिन्हें आंसर पता है, देखिए काफी करेक्ट आंसर आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर इस ए है, ठीक है। चीन में जो है पक्षी जैसे डायनासोर के जीवाश्म की खोज की गई है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो दक्षिण पूर्वी चीन है, वहां पे देखा जाए तो फ्यूजियान वेनेटर प्रोडिजियोसिस नाम का जो जुरासिक काल के पक्षी जैसे डायनासोर के जीवाश्म की अभी हाल ही में जो खोज की गई है, जो कि वैज्ञानिकों के लिए रोचक विषय है, ठीक है। तो कहाँ पे किया गया है दोस्तों, दक्षिण पूर्व चीन में। तो किस नाम का है ये, फ्यूजियान वेनेटर, ठीक है, प्रोडिजियोसिस नाम का ये जुरासिक काल का पक्षी जैसा डायनासोर है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इस डायनासोर में पक्षियों की उत्पत्ति और ये खोज जो है दोस्तों, ये पक्षियों की उत्पत्ति के में एक महत्वपूर्ण विकासवादी चरण पर प्रकाश डालता है। तो इससे ये पता चलेगा कि किस तरीके से पक्षियों की उत्पत्ति रहती है, उनके विकासवादी चरण के बारे में बहुत सारी जानकारी इस खोज के माध्यम से मिल सकता है। अगर हम इस तस्वीर को देखें तो आप देख सकते हैं डायनासोर के जो पैर हैं वो लंबे थे और भुजाएं जो है, जो जीवाश्म खोजा गया उसके आधार पर यह आकलन किया गया कि जो डायनासोर के जो पैर थे वो लंबे थे और भुजाएं जो है डैनो यानी कि पंखों की भांति थी, जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं। और इससे यह पता चलता है यह या तो तेज धावक था या इसकी जो है जीवन शैली आधुनिक पक्षी की तरह झुंड में निवास करने जैसी थी। ये किस जो है सदस्य से, किस परिवार के सदस्य से ये वर्गीकृत किया गया है, तो ये ठीक है, एवियलांस नामक जो समूह के सदस्य के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। और जिसमें कि ये जो समूह है दोस्तों एविलांस, इसमें सभी पक्षी और उनके निकटतम गैर एवियन डायनासोर की प्रजातियां जो है शामिल हैं। इसके अग्रभाग की बात करें तो ये आमतौर पर पक्षी के पंख की तरह बना होता है, लेकिन उंगलियों पर 3 पंजे होते हैं जो आधुनिक पक्षियों में अनुपस्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में पक्षियों के जैसा दिखने वाला डायनासोर के जीवाश्म की खोज चीन में किया गया है। इसका क्या नाम है और ये किस सदस्य से संबंधित है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने अपनी पहली ऑपरेशनल टैक्टिकल परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ऑपरेशनल टैक्टिकल परमाणु हमला पनडुब्बी है जो कि लॉन्च किया गया है दोस्तों उत्तर कोरिया के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर कोरिया ने जो है ये अपनी पहली, उत्तर कोरिया की ये पहली ऑपरेशनल टैक्टिकल परमाणु हमला पनडुब्बी है जो कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, इसको लॉन्च किया गया उत्तर कोरिया के द्वारा। और ये जो है इस गश्त को कहाँ शामिल किया गया है, तो इस बेड़े को देखिए किससे सौंपा गया है, तो उत्तर कोरिया ने इस पनडुब्बी को देखा जाए उस बेड़े को जो है सौंपा है जो कि कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच पानी में गश्त करता है। तो आप ये देखिए मैप आपके सामने है, ठीक है दोस्तों, और ये देखिए ये जापान है, ठीक है, ये जापान है और ये आपको दिख रहा है कोरिया। तो ये जो बीच वाला समुद्री क्षेत्र है, तो समुद्री क्षेत्र में दोस्तों जो कोरियाई द्वीप के जो जहाज है जो उसको जो है उस बेड़े को सौंपा गया है जो इसी क्षेत्र में, ठीक है, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं जो गश्त करते हैं उन्हीं को ये परमाणु पनडुब्बी से हमला करने वाला परमाणु हमला पनडुब्बी जो है वो सौंपा गया है। यहाँ पे जो है जब ये कार्यक्रम हो रहा था इस समारोह में जो उत्तर कोरिया के जो नेता हैं, ठीक है, किम जोंग यून, वो भी जो है शामिल थे लॉन्च के दौरान। और इस दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें किया कि नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करना एक जरूरी काम है, उन्होंने ये बात बोली। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने देखिए उत्तर कोरिया का मैप खुला हुआ है, तो देख से हैं यहाँ पे
जो है हम बात करें इसके बारे में, तो इसका दोस्तों अगर हम देखें तो प्योंगयांग जो है इसकी कैपिटल है। और ये देखा जाए इसके दो जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा है दोस्तों, एक चीन से लगती है और साउथ कोरिया से। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा जो है वो कौन सी है, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन सी रेखा गुजरती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है। तो बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन जो कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आयोजित किया जा रहा है, इसका उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। तो यहाँ पे जो है 10 सितंबर को आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने जो कि उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बंगस एडवेंचर फेस्टिवल जिसका आयोजन किया जा रहा है उसका उद्घाटन किया है। किन्होंने किया दोस्तों, तो राज्यपाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बंगस एडवेंचर फेस्टिवल है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किया जाता है। और इन डेप्थ से जाएगा तो ये कुपवाड़ा जिले में इसका आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें इस फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है, बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का, तो जहाँ के आदिवासी जो लोग हैं उनकी संस्कृति को बढ़ावा देना है। जो स्थानीय कारीगर हैं दोस्तों, उनको जो है स्थानीय कारीगरों को अपनी पारंपरिक कला और शिल्प प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में एक मंच जो है प्रदान करना, यही बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का उद्देश्य है। अगर हम देखें बंगस जो है जो कि क्षेत्र है वहां पे, ये एक मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें पर्यावरण पर्यटन की जो है अपार संभावनाएं भी देखी जाती हैं। अगर हम बात करें मुख्य घाटी को देखिए किस नाम से जाना जाता है, तो बोड़ बंगस के नाम से जाना जाता है। और जो छोटी घाटी है दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी घाटी भी है जिसको लकुट बंगस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहद खूबसूरत है ये जगह। पर्यटन की भी दृष्टि से ये क्षेत्र काफी ज्यादा ठीक है आकर्षण का केंद्र है। तो यहाँ पे ही बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का जो है आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा ने किया। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। दोस्तों जैसा कि आपको पता है जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन अगस्त 2019 की बात है दोस्तों, जम्मू कश्मीर को जो है क्या किया गया कि एक सरकार के द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर को 31 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक जो है दो केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। ठीक है, पहले लद्दाख भी आता था इस क्षेत्र में, लेकिन क्या किया गया कि इसे जो है इस क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेगा, क्या चीज था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक जो है दो केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये बनाए गए। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अक्टूबर होना चाहिए था दोस्तों, 31 अक्टूबर को ये लागू हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करें राजधानी की दोस्तों, तो यहाँ पे तो इसकी दो राजधानी, श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू कश्मीर जम्मू जो कि इसकी शीतकालीन राजधानी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल इसके मनोज सिन्हा है। संसदीय यहाँ पे जो है विधान परिषद की बात किया जाए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत है। ठीक है, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर लोकसभा की सीटों की बात करें तो 5 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज गलत है, यहाँ पे ये पहले का डेटा दिया हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और भी दी हुई है, ठीक है, जो कि मिजोरम से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो मिजोरम के एक सेनहरी लोक और सांस्कृतिक दल ने, देखिए इटली का जो मिलान शहर है दोस्तों, वहां पे जो है आयोजित हुआ है कौन सा दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल, और इसमें हिस्सा लिया है मिजोरम के, ठीक है, सुनहरी लोक एवं सांस्कृतिक दल ने, ठीक है, इसमें हिस्सा लिया है। यह टूर जो है मिजो लोगों की समृद्धि और जीवन संस्कृति परंपरा और संगीत का प्रदर्शन करेगा। इस महोत्सव में भाग लेने वाला मिजोरम जो मंडली है वो उत्तर पूर्व का एकमात्र सांस्कृतिक मंडली है। ठीक है, इसमें आपके सामने देखिए नॉर्थ ईस्ट का मैप खुला हुआ है, यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिल रहा है मिजोरम। देखिए मिजोरम की अगर बात करें दोस्तों, इसकी दो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और राज्यों से लगने वाली सीमा में देखा जाए तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो देखिए जब बांग्लादेश से और म्यांमार से अपनी सीमा को साझा करता है, और राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा से, असम से और मणिपुर से। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें मिजोरम की कैपिटल तो वो क्या है, आइजोल जो है इसकी कैपिटल है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर्स में से एक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 7 सिस्टर्स में से एक है, और ये आपके सामने 7 सिस्टर है, 1 2। ठीक है, अगर हम बात करें 7 बहनें कौन सी है, 3, और यहाँ पे देखिए 4 5
6, 7। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो कितने वैज्ञानिकों का भी हाल ही में देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है दोस्तों डी है, 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। तो वर्ष 2022 का जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है दोस्तों, उसके लिए 12 जो है वैज्ञानिकों को चुना गया है। और ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करें तो ये जो है जो यहाँ पे ये विज्ञान के क्षेत्र का जो है शीर्ष वार्षिक पुरस्कार है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 12 वैज्ञानिकों को जो इस साल शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो 7 श्रेणियों में इस पुरस्कार को प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार की देखिए घोषणा जो की गई है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जो महानिदेशक है दोस्तों डॉक्टर एन कलसेल्वी, उनके द्वारा जो है 2022 के पुरस्कारों की आधिकारिक घोषणा की गई है। अगर हम बात करें ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये पुरस्कार देखें तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो पहले निदेशक थे दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है और उन्हीं के याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार देखा जाए बेसिकली 7 वैज्ञानिक क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से वो क्षेत्र है? भौतिकी है, जीव विज्ञान है दोस्तों, ठीक है, इंजीनियरिंग है, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान, इन 4 जो है 7 क्षेत्रों में ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। देखिए एग्जाम में आपसे ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और विज्ञान में भी 7 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, और इस बार 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है ये पुरस्कार देने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच 3 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो देखिए G20 का जब सम्मेलन हो रहा था दोस्तों, उस दौरान जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है 3 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो जैसा कि आपको पता है 8 सितंबर को G20 सम्मेलन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच में द्विपक्षीय वार्ता जो है आयोजित की गई नई दिल्ली में। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों के जो प्रमुख ने 3 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 3 समझौते ज्ञापन में से देखा जाए पहला क्या है दोस्तों, तो जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है और बांग्लादेश बैंक ने डिजिटल भुगतान तंत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन किए हैं। ठीक है, दूसरा समझौता देखिए किससे संबंधित है, तो दूसरा समझौता ज्ञापन जो है 2023 से 25 के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों के नवीकरणीय पर केंद्रित था दूसरा जो है समझौता। तीसरा समझौता देखिए किससे संबंधित है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बांग्लादेश कृषि अनुसंधान परिषद के बीच में जो है ये तीसरा समझौता ज्ञापन किया गया। तो ये 3 समझौते किए गए भारत और बांग्लादेश के जो है बीच में G20 सम्मेलन के दौरान। इसी के साथ हम देख लेते हैं कुछ समझौते अन्य से संबंधित। तो देखिए जो गूगल क्लाउड है उसने 1000 जो सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और जो शिक्षार्थी उनको 1 लाख साइबर, ध्यान रखिएगा, साइबर सुरक्षा प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कंप्यूटर आपातकालीन प्रति इकाई, ठीक है, प्रतिक्रिया इकाई CERT-इन के साथ जो है समझौता अपनी साझेदारी की घोषणा किया है। तो गूगल क्लाउड ने देखा जाए दोस्तों CERT-इन के साथ क्या किया है, समझौता ज्ञापन किया है। उद्देश्य क्या है, तो ये जो जितने जो 1000 जो सरकारी अधिकारी हैं, ठीक है, उनको प्रशिक्षित करना है और साथ ही साथ जो शिक्षार्थी उनको 1 लाख साइबर सुरक्षा प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति प्रदान करना है। CERT-इन की बात करें दोस्तों तो ये जो मुख्यालय है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक और सूचना जो मंत्रालय है, ठीक है, माफ करेगा, तो ये मंत्रालय जो उसका हिस्सा है जो साइबर, अगर हम इस CERT-इन की बात करें तो ये किन किन चीजों से, किन किन चुनौतियों से निपटता है, तो ये साइबर सुरक्षा खतरों से निपटता है, हैकिंग और अन्य जो साइबर संबंधी मुद्दे हैं उनसे ये निपटता है। सरकारी अधिकारियों की साइबर फोर्स को जनरेटिव AI के उपयोग सहित साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये कुछ अन्य समझौते हैं जो कि गूगल क्लाउड और यहाँ पे CERT-इन के बीच में हुए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि
हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। देखिए ये वो देश है जहां पहले गर्भपात कराना जो कि गैर कानूनी था, कानूनी रूप से उसको स्वतंत्रता नहीं थी, तो जो कोई भी अगर गर्भपात कराता था उसको दंडित किया जाता था। तो अगर कोई ऐसे चिकित्सीय जो आपात स्थिति आती थी उस दौरान नहीं, लेकिन नॉर्मल जो है गर्भपात कराना जो है दंडनीय अपराध माना जाता था। लेकिन अब उसे जो है उस अपराध को जो है गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। कौन से देश में? तो ये ध्यान रखिएगा, ये है मैक्सिको। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिको की जो सर्वोच्च न्यायालय है, उस सर्वोच्च न्यायालय ने देश में जो है गर्भपात को क्या कर दिया है? विधि संगत कर दिया है। ठीक है, यानी कि वहां पे गर्भपात कराना अपराध नहीं है। इस दौरान जो है जो न्यायालय ने एक बयान में कहा कि गर्भपात के लिए जो दंडित करने वाली व्यवस्था थी अब उसे असंवैधानिक कर दिया गया, क्योंकि अगर हम बात करें गर्भपात भी क्या है, जो वहां की महिलाएं उनके लिए एक तरीके से उनका मानवाधिकार है ये, और अगर हम गर्भपात को अपराध की श्रेणी में रखते हैं तो इससे उनके मानवाधिकार का हनन हो रहा था। ये बयान दिया गया वहां के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। देखिए कुछ दिन पहले की बात है, कुछ वर्ष पहले की बात है कि इसी प्रकार की एक व्यवस्था में ये कहा गया था कि गर्भपात अपराध नहीं है और महिलाएं जो है देश में सजा के भय से बिना किसी भय से, बिना जो सजा के भय के बिना ही वो क्या करा सकती है? गर्भपात करा सकती हैं। और उसी के बाद जो है 2 सालों के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का वहां गया, यानी कि मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला आया है। न्यायालय ने ये कहा कि गर्भपात जो है वो गैर कानूनी नहीं है, उसे गैर कानूनी ठहराया और जो यहाँ पे संघीय दंड संहिता के अंश को अब क्या किया है? वहां पे प्रभावहीन कर दिया है। अब कोई भी महिला हो, चाहे वहां पे स्वास्थ्य कर्मी हो, गर्भपात के लिए दंडित नहीं की जाएगी। इससे पहले देखा जाए 2007 में मैक्सिको सिटी, जो कि मैक्सिको की कैपिटल है, सहित मैक्सिको के जो 32 राज्य के 12 शहरों में गर्भपात को कानूनी ठहराया जा चुका था। ठीक है, और अब क्या किया गया? वहां पे पूरे देश में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ये बयान दिया कि अब गर्भपात अगर कराया जाता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, उसमें किसी भी तरह का दंड नहीं दिया जाएगा। ये मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि नवीनतम विश्व रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश जो है शीर्ष पर है? तो सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग अभी हाल ही में जारी किया गया। कौन सा देश विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश है? ये ऑप्शंस आपके सामने है। देखिए वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए आप सब लोग। और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो अभी हाल ही में देखा जाए एक नई विश्व रिपोर्ट की जो वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जारी किया गया है और इस रैंकिंग के अनुसार बात करें, जो सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है वो स्विट्जरलैंड ने जीता। और ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड ने पुनः इस खिताब को जीता एक बार फिर से, यानी कि पिछले वर्ष भी बात करें तो जो है स्विट्जरलैंड ने सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता था। तो लगातार जो है दूसरे वर्ष जो है शिखर पर रहने वाला जो देश रहा है सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में, वो स्विट्जरलैंड रहा है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो कितनी बार जो है इसे सर्वश्रेष्ठ देश की सूची में शीर्ष पे रखा गया है? तो 6ठी बार, कुल मिलाकर 6ठी बार जो है ये जो इस सूची में नंबर 1 देश बनने का प्रतीक रहा है स्विट्जरलैंड। अगर हम बात करें रैंकिंग में दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? तो कनाडा है। तीसरे स्थान पे स्वीडन है। ऑस्ट्रेलिया का स्थान दोस्तों 4थे पे आता है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान 5वें पर आता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत 30वें स्थान पर आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है अगर हम बात करें 2022 की रैंकिंग में, तो ऐसा नहीं उसने स्थान को इंप्रूव किया है अपने, बल्कि वो एक स्थान क्या हुआ है, नीचे घिसक गया। यानी कि पिछले वर्ष वो 4थे स्थान पे था, इस वर्ष वो 5वें स्थान पे आ गया, 4थे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आ गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत ने कहा दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया है? तो कहां पे किया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो है दुनिया के, ध्यान रखिएगा, ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण कार्य भारत ने शुरू किया है। तो देखिए ये जो निर्माण कार्य करती है बॉर्डर पर, ठीक है, सीमाओं पर, कौन सी संस्था है, संगठन है? सीमा सड़क संगठन, यानी कि BRO, बैंक एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन। वो लद्दाख का एक गांव है दोस्तों, ठीक है, जो क्षेत्र है न्योमा में जो है वो विश्व के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर को जम्मू के देवक ब्रिज पर इस परियोजना की आधारशिला रखी है। दक्षिणी लद्दाख का
यह प्रमुख गांव न्योमा पहले से ही देखा जाए 1962 में स्थापित एक भारतीय वायुसेना बेस और एक उन्नत लैंडिंग ग्राउंड की मेजबानी करता है। ठीक है, न्योमा की बात करें, न्योमा की ऊंचाई देखिए समुद्र तल से लगभग जो मानी जाती है वो 4180 मीटर, यानी कि अगर हम फीट में देखें तो 13710 फीट की ऊंचाई पर है ये, जो इस क्षेत्र में सबसे ऊंचाई वाले स्थानों में से इसे एक बनाती है न्योमा। ठीक है, तो समुद्र तल से लगभग देखा जाए तो ये 4180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है लद्दाख का न्योमा, और यहीं पे जो है विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाया जा रहा है भारत के द्वारा। अगले प्रश्न का तरफ चलते हैं जो कि दिवस से संबंधित है कि प्रति वर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल जो है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो मनाया जाता है वो 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, तो हर साल देखा जाए जो है 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। इस दिवस को जो है मनाए जाने का जो प्राथमिक उद्देश्य है दोस्तों, जो आत्महत्या से जुड़े जो कलंक है उनको कम करना, जो संगठन है, जो सरकार है, जो आम जनता है, जैसे जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, एक तरीके से ओवरऑल आत्महत्या की जो दर है उसको कम करना। ठीक है, इसके अगर हम बात करें इस वर्ष इसकी थीम क्या है, तो देखिए यहाँ पे 3 वर्षों की थीम जो है लगातार यहाँ पे बताया कि 2021 से लेकर के 2023 तक चलने वाले जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की त्रिवार्षिक थीम यहाँ पे दिया गया है। तो कार्यवाही के माध्यम से आशा का निर्माण, ये इस वर्ष की थीम है। अगर हम बात करें सबसे पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया था, तो 2003 में। ठीक है, 10 सितंबर 2003 को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा जो है उसकी एक पहल के रूप में इसे चिन्हित करने के लिए पहली बार जो है 10 सितंबर 2003 को इस दिवस के रूप में मनाया गया था। और इसे जब ये सफल रहा तो इसे जो है WHO औपचारिक रूप से 2004 में इस आयोजन को फिर से जो है सब प्रायोजक करने के लिए सहमत हुआ और इसे वार्षिक मान्यता प्राप्त दिवस बना दिया गया। तो औपचारिक रूप से ये 2004 से लगातार जो है हर 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को मंजूरी दी गई है। तो किस राज्य के द्वारा जो है मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना को मंजूरी दिया गया। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश की सरकार है दोस्तों, उसके द्वारा जो है मॉब लिंचिंग पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत एवं पुनर्वास के लिए मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना जो है वो 2023 को मंजूरी दिया गया। देखिए, मॉब मतलब होता है दोस्तों भीड़। ठीक है, अगर कुछ लोगों के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को किन्हीं भी कारणों से, वो कोई भी कारण हो सकते हैं, अगर कोई भीड़ जो है किसी व्यक्ति को, किसी जो है समूह को अगर किसी कारण से अगर मॉब लिंचिंग करती है, उसे पीटती है, मारती है, ठीक है, या फिर उसी दौरान उसकी हत्या, मृत्यु भी हो जाती है, तो उसी को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। यानी कि एक समूह के द्वारा, एक भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को परेशान करना, उसे मारना, पीटना, ये मॉब लिंचिंग कहलाती है। और इसी मॉब लिंचिंग के जो पीड़ित लोग हैं या फिर उनके जो आश्रित, यानी कि मॉब लिंचिंग के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसपे जो आश्रित लोग हैं उनको राहत के लिए, उनके पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत देखा जाए 5 या अधिक व्यक्तियों की भीड़, ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी डिफाइन किया गया कितने लोगों की भीड़ के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को मारा पीटा जाता है किन्हीं कारणों से, या तो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान, भाषा, खान पान, यौन अपराध, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता अथवा अन्य किसी भी आधार पे अगर हानि पहुंचाई जाती है किसी भी 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा, भीड़ के द्वारा किसी एक या अधिक व्यक्तियों को, तो उसको मॉब लिंचिंग कहा जाता है। और इसी के लिए जो है वहां की सरकार ने एक योजना बनाई है कि राज्य सरकार ऐसे लोगों को, ऐसे पीड़ित लोगों को और ऐसे पीड़ित लोगों पे आश्रित लोगों के लिए जो है आर्थिक मदद प्रदान करेगी। योजना के द्वारा जो है पीड़ित की अगर मौत हो जाती है तो उनपे आश्रितों को जो है 5 से 10 लाख रुपए का जो है आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित है तो उसको 7 से लेकर के 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। दिव्यांग अगर कोई है तो उसे 1 से 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और अगर कोई एसिड हमला हुआ है तो उस पीड़ित को 8 लाख रुपए तक दिए जाएंगे इस जो है योजना के तहत, मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत। तो ये दोस्तों
आज का था हमारा 10 MCQ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे के दोस्तों हमारा सबसे पहला जो फैक्ट है कि हाल ही में विमोचित उपन्यास, ध्यान रखिएगा ये एक उपन्यास है, ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों अजय टू योगी आदित्यनाथ। उनकी लेखक कौन है दोस्तों? शांतनु गुप्ता है। वही बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस ने अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है मेटा में, ठीक है। यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। ये सर्बिया के हैं, ध्यान रखिएगा। स्टेट कंट्री भी पूछता है। आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। और वहीं आज का लास्ट हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि भारतीय तटरक्षक ने एशियाई तटरक्षक की एजेंसियों के प्रमुखों के नाम 19वीं बैठक में भाग लिया, जो कि कहाँ पे? तो ये ध्यान रखिएगा, ये इस्तांबुल, टर्की के इस्तांबुल में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय तटरक्षक ने भाग लिया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक करिए, और जो मैंने प्रश्न पूछा है आपसे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से होकर के, ठीक है, के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और साथ ही साथ पीडीएफ आपको पहले ही मैंने बता दिया है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जहां से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ना सिर्फ करंट अफेयर की पीडीएफ बल्कि क्लास से रिलेटेड अन्य भी मटेरियल आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप को ज्वाइन करिए, डेली अपडेट होइए और साथ ही साथ प्रिपरेशन करिए। चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।